नियम में कि आपका 58 तक बताया गया था भाई। 50 आपका 7 भी बताया गया था। काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन आपका। यदि रिसिप्रोकल प्रामिज किया गया है और कुछ भाग उसमें से वैध हैं, कुछ भाग अवैध हैं, तो जो अवैध भाग होगा वह शून्य करार होगा और वैध भाग संविदा होगा। इसके बाद आपका 58 में अल्टरनेटिव प्रामिज यानी कि वैकल्पिक वचन दिया गया है और उसमें कुछ एक जो विकल्प है वैध है, एक अवैध है। तो जो विकल्प अवैध है वह शून्य करार होगा और जो विकल्प वैध है वह क्या होगा, प्रवर्तनीय संविदा होगी। जैसे उदाहरण के रूप में ए बी से कहता है कि हे बी, तुम मुझे 1000 रुपया देना और मैं तुम्हें या तो 10 किलो चावल दूंगा या 2 पुड़िया अफीम दे दूंगा। या जैसे ही लगा इसका मतलब है हुआ अल्टरनेटिव। तो बताइए कौन सा इसमें से करार शून्य होगा, अफीम के बारे में, और कौन सी करार संविदा होगी, तो चावल या गेहूं के बारे में। तो कौन प्रवर्तित कराया जा सकता है, चावल या गेहूं, और कौन नहीं कराया जा सकता, अफीम। ये भी खूब पूछा जाता है दृष्टांत। अब आइए 59, 60 और 61। पहला क्वेश्चन आपका जो बनता है इनरी क्लेटन का वाद। पहला क्वेश्चन आपका जो प्री में बनता है कि इनरी क्लेटन का वाद किस धारा से संबंधित है, तो 59। यानी कि फिर एक बार कवर करिए। इनरी क्लेटन का वाद नोट्स में है भी, किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो 59 से। अब 59, 60 और 61 में तीन सिद्धांत दिए गए हैं। यानी कि तीन सिद्धांत दिए गए हैं। आपका मान लीजिए एक पहले उदाहरण देखिए तीनों का। एक व्यक्ति है, वह बी से 1 जनवरी को 2000 रुपया उधार लेता है फिर 10 जनवरी को आपका 20,000 और 15 जनवरी को 30,000। तो पहला नियम यह है कि अगर ए स्पष्ट रूप से लिखकर वापस लौटाता है पैसा 15,000 कि मैं जो 15 तारीख को 15,000 या 20,000, जो 15,000 मान लिया जाए, 15,000 लिया था, वह मैं पैसा वापस आपको लौटा रहा हूँ। तो आप बताइए, जब 15,000 स्पष्ट ए कह के लौटाता है तो ऐसी दशा में बी किस पैसे में एडजस्ट करेगा, 15,000 वाला के अपने मन से? 15,000 मन से नहीं। अगर ए कहता है कि 1 जनवरी वाला पैसा मैं भेज रहा हूँ, तो बी बाध्य है कि कौन वाला पैसा मैंने एडजस्ट करे, पहली। अगर ए ने नहीं लिखा तो ऐसी दशा में आपका ए मान लीजिए 10,000 रुपया भेजा और ये नहीं लिखा कि कौन सी डेट में उधार मैं लौटा रहा हूँ, तो बी को ऑप्शन मिलेगा कि तीनों उधारों में से किसी भी उधार को क्या करे, 10,000 रुपया में से काट ले। और न तो ए कुछ लिखा न बी काटा, तो ऐसी दशा में क्या होगा, ए ने पैसा दिया, बी रख लिया, और ये कहीं डिसाइड नहीं हुआ कि 1 जनवरी वाला पैसा लौटाया गया कि 10 की 15। बी भी कुछ नहीं बोला, आपका पैसा रख लिया, तब क्या होगा? तो बस एक लाइन सिद्धांत बना लीजिए कि बी की इच्छा पर नहीं निर्भर करेगा, ये जो कहेगा पहला नियम वही लागू होगा। ये सिद्धांत आपका किस केस में आया, इनरी क्लेटन का वाद। तो इनरी क्लेटन का वाद किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो आपका 59 मार्क कर आइएगा। मैं फिर बता दूं, आपका 59, 60 और 61। अब तीनों में सिद्धांत देखिए
यही पैसा रुपया लेकर चलेगा। और वही उदाहरण भी हम बताएंगे जो अभी हमने बताया। तो आपका भाई इनरी क्लेटन का बाद, उसके बाद आपका बेयरेक और दृष्टांत पूछा जाता है। 59 निकाल लीजिए भाई, अब सही रहेगा आपका। देखिए अब एक एक सेक्शन को देखना इधर आपका। देखिए 59, अब कंसेप्ट में जो बनाया था वो याद रखिएगा, ये नहीं कि वो भूल जाइए। जहाँ की वह ऋण उपदर्शित हो जिसका उन्मोचन किया जाना है, यानी कि जो पैसा चुकाया जा रहा है वह ऋण स्पष्ट रूप से लिखा गया हो, वहाँ संदायों का उपयोजन, यानी कि वहाँ इस उदाहरण में भी आपका किस पैसे में उसको एडजस्ट करेगा, उपयोजन करेगा, यानी कि ए ने स्पष्ट जब बता दिया कि हम ये ऋण चुका रहे हैं, तो बी का विवेकाधिकार नहीं है, बी बाध्य है कि उसी ऋण में उस पैसा का क्या करे, उपयोजन, यानी कि उस पैसे की कटौती किस ऋण माने आपका उधार में करे जो ए ने क्या किया स्पष्ट रूप से लिखा। देखिए जहाँ की कोई ऋणी जिस पर एक व्यक्ति के कई सुभिन्न ऋण हो, तो पहले तो उदाहरण बना लिया जाए। सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक उदाहरण बनाया जाए और इसी उदाहरण पर तीनों सेक्शन समझा दिया जाए। ये एक व्यक्ति है, ऋणी है, ऋणी मतलब उधार लिया है। अब किससे उधार लिया है, बी से, तो कुछ तो उधार दिलवा दिया जाए। 1 जनवरी को आपका 1000 लिया ए ने, 2 जनवरी को कितना लिया है, 2000, और 3 जनवरी को कितना, 3000। ये किसने बी से उधार लिया है, आपका ए ने। तो ए हो गया आपका ऋणी और बी हो गया आपका लेनदार। लेनदार का मतलब यानी कि ऋणदाता। ऋणदाता का मतलब जिसे अपना पैसा क्या करना है, वसूलना है। तो बताइए किसको वसूलना है इस उदाहरण में, बी को, और देना किसको है, ए को। ये तो आ गया ना। अब आइए मूल ऋणी और लेनदार एक ही व्यक्ति हैं कि अलग अलग, एक ही, यानी कि ए ही पैसा लिया है और पैसा देने वाला कौन है, बी। तो एक ही माने एक ही संव्यवहार में पैसा दिया है कि भिन्न भिन्न संव्यवहारों में, एक ही में है कि भिन्न भिन्न, तो भिन्न भिन्न है ना। संव्यवहार क्या है, तो पहला संव्यवहार किस तारीख को हुआ, एक, दूसरा 2, तीसरा संव्यवहार 3 को। अब सही रहेगा, एकदम सटीक उदाहरण पकड़े रहिए और आपका एकदम आ जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ की कोई ऋणी जिस पर एक व्यक्ति के कई सुभिन्न ऋण हैं, तो बताइए इस उदाहरण में बताते रहिए। ऋणी एक ही है, एक ही व्यक्ति के ऋण हैं, बी का एक ऋण है कि सुभिन्न ऋण है, सुभिन्न ऋण। तो इसमें हमने उदाहरण में कितनी बार उधार दिलवाया है, 3 बार। उस व्यक्ति को या तो अभिव्यक्त प्रज्ञापना सहित या ऐसी परिस्थितियों में जिसमें विवक्षित हो कि वह संदाय किसी विशिष्ट ऋण के उन्मोचन के लिए उपयोजित किया जाना है, कोई संदाय करता है, वहाँ उस संदाय को यदि वह प्रतिगृहित कर लिया जाए तदनुसार उपयोजित करना होगा मतलब बी को विवेकाधिकार है कि उपयोजन करने के लिए बी बाध्य है। यानी कि अगर ए अपना लिया हुआ उधार चुकाता है
अभिव्यक्ति या विवक्षित रूप से ये बता देता है कि 3 जनवरी को मैं 3,000 जो लिया था वही पैसा हे बी तुमको लौटा रहा हूँ। तो बी को क्या विकल्प है कि यह 1 जनवरी वाले पैसे में काट ले 3,000 कि बाध्य है कि वो तीसरा ऋण में ही उपयोजित करे? बताइए, करना होगा कि कर सकेगा? तो होगा का मतलब क्या, बाध्यकारी है कि विवेक? बाध्यकारी है, इसका मतलब भी बात है। जब ये स्पष्ट लिख रहा है कि भाई जो जो हम वापस कर रहे हैं वह पैसा 3 जनवरी वाला है, ये 3,000 आपको भेज रहे हैं, तो भी बाध्य हैं कि किस ऋण में उसको उपयोजन करे, 1 जनवरी वाला कि 2 की 3 जनवरी? 3 जनवरी वाला। ये सिद्धांत किस किस में आया? इनरी क्लेटन। बस आगे देखिए भाई आपका। अब 2 दृष्टांत दिए गए हैं, दृष्टांत पूछे जाते हैं, थोड़ा सतर्क रहिएगा। अन्य ऋणों के साथ साथ एक वचन पत्र पर जो 1 जून को सौदे हैं, ख का क 1,000 रुपये का देनदार है, वह ख को उसी रकम के किसी अन्य ऋण का देनदार नहीं है। 1 जून को ख को क 1,000 रुपया देता है, यानी कि तो ख जो 1,000 रुपये का वचन पत्र है उसी में एडजस्ट करेगा कि किसी में? उसी में जो 1,000 रुपये का क्या है, वचन पत्र। अगला देखिए, अन्य ऋणों के साथ साथ ख को 567 रुपये का देनदार है, यानी कि ख को क देनदार है। क से ख इस राशि के संदाय की लिखित मांग करता है। ख को क 567 रुपया भेज देता है। तो आपका अन्य कोई ऋण लिया हो तो उसमें उपयोजन करेगा कि 567 रुपया जिसमें लिया हो उसमें? 567, ये नहीं कि अन्य लिया हो तो उसमें काट ले इसको। तो भाई आइए 60 धारा देखिए। जहाँ की वह ऋण उपदर्शित न हो जिसका उन्मोचन किया जाना है, वहाँ संदाय का उपयोजन। इसका मतलब ये हुआ कि ए आपका 1 जनवरी को बी से 1,000 लिया, 2 जनवरी को 2,000, 3 जनवरी को 3,000, 1,500 रुपया अभी भेजता है ए बी को, लेकिन ये नहीं कहता कि ये 1 जनवरी में काटना कि दूसरे वाले में काटना कि तीसरे। तो आप लोग बताइए, जब न तो एक कुछ एक्सप्रेस रूप से कहा है न ही इम्प्लाइड रूप से, तो किसके विवेक पर है कि वह कौन सा पैसा काटे? अब एक विवेक पर नहीं भाई, फिर उल्टा ना समझिए, फिर देखिए एक बार। ये तो फिर एक बार देखिए, ए ने बी को पैसा लौटाया। अगर ए स्पष्ट रूप से कह दे कि 1 जनवरी को जो मैं जो 1,000 लिया था वह पैसा मैं लौटा रहा हूँ, तो भी बाध्य है कि 1 जनवरी वाला ही ऋण को उन्मोचित करे मैंने, और उसी में वह पैसा काटे, 2 जनवरी और 3 जनवरी वाले में नहीं। लेकिन कुछ किसने कहा है स्पष्ट रूप से? ए ने। ये इनरी क्लेटन का वाद है। अगर ए बी को पैसा तो देता है लेकिन कुछ कहता ही नहीं, यानी कि न तो एक्सप्रेस रूप से कुछ बताता है न ही इम्प्लाइड रूप से, 2,000 रुपया दे दिया या 1,500। तो अगर ये नहीं बोला है तो किसका विवेक कम हो जाएगा? बी का। चाहे भी उस पैसे को 1 जनवरी वाले में उपयोजित करे या 2 जनवरी वाले में या किस में, 3। लेकिन ये कब होगा? जब ये स्पष्ट या विवक्षित रूप से कह दिया हो कि न कहा हो। न कहा हो, कह दिया है तो 59, न कहा हो तो, और न तो ए कुछ बोला न बी बोला, तब तो भाई एक धारा और बढ़ जानी है, कौन सी? 61। तो पहले 60 हो जाए तब ना। देखिए, जहाँ की वह ऋण उपदर्शित न हो जिसका उन्मोचन किया जाना है, वहाँ संदाय का उपयोजन। तो जहाँ की ऋणी ने यह प्रज्ञापित नहीं किया है कि कोई ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है कि जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाए कि वह जो संदाय है किस ऋण में एडजस्ट किया जाएगा,
वहाँ अब किसको विवेक मिलेगा कि किस ऋण में एडजस्ट कर ले, ऋणी मूल ऋणी को कि लेनदार या ऋणदाता को, लेनदार को। भाई याद रखिए किसको विकल्प मिलेगा कि वह जिस ऋण में चाहे उसमें क्या करे, काट ले, उपयोजित कर ले, भले ही ऐसी ऋण की वसूली का समय क्या हो गया हो, बीत गया हो। एक और समस्या आई, अब वसूली का समय आइए भाई, देखिए आपका कैसे क्या कहा, वसूली का समय बीत गया हो, इसका मतलब टाइम बार्ड हो गया हो। तो टाइम बार्ड कब होता है, थोड़ा ध्यान से एक उदाहरण अलग देखिए। ए ने बी को 5,000 रुपया उधार दिया। बी ने वादा किया था कि 1 जनवरी 2012 को हम ये पैसा लौटाएंगे। 1 जनवरी 2012 को बी नहीं लौटाया। इस समय अब ये है कि जब नहीं लौटाया तो 1 जनवरी 2012 से अगले 3 साल के अंदर आपका ए, माने आपका ए ने, देखिए फिर एक बार देखिए इस उदाहरण को। मान लीजिए ए ने बी को 5,000 रुपया उधार दिया था। बी ने वादा किया था कि मैं 1 जनवरी 2012 को ये पैसा तुमको लौटा दूंगा। 1 जनवरी 2012 को भी पैसा नहीं लौटाया तो ए को कानून शक्ति देता है कि 1 जनवरी 2012 से अगले कितने साल के अंदर वह मुकदमा करके कोर्ट द्वारा वसूलवा ले, 3 साल। तो 12 आपका 13, 14, 15, 15 बीत गया। अब आ जाइए 18वें में आइए, 2018। 2018 आपका 3 साल के बाद बी, ए का अधिकार तो बना रहता है, लेकिन ए कोर्ट द्वारा इस राइट को इन्फोर्स करा सकता है कि नहीं, नहीं, क्योंकि जो टाइम कानूनन था वो क्या हो गया, बार हो गया, बीत गया, यानी कि टाइम बार्ड हो गया। इसको काल तिरोहित ऋण कहा जाता है, समय बाधित ऋण कहा जाता है, टाइम बार्ड डेट कहा जाता है, कई नाम है इसके। अब आइए, अब ये है कि बी ने कुछ पैसा ए को दिया था, कुछ पैसों की वसूली का समय बीत गया और ए ये नहीं बताया कि यह पैसा मैं लौटा रहा हूँ, कौन सा पैसा आप इसमें काटिएगा। तो बी को विकल्प है कि जिसका टाइम बार्ड हो गया वो भी पैसा क्या करे, काट ले कि न काटे। बेरेट की भाषा देखिए, चाहे वह परिसीमा अधिनियम द्वारा पारित हो या तो हो, मतलब समय बीत गया हो भी पैसा काट ले और समय न बीता हो उसमें भी काट ले। अतः अच्छा यही रहेगा कि ये स्पष्ट रूप से बता दे लिखकर ये मैं वापस कर रहा हूँ, नहीं तो भी ऐसे पैसे में भी एडजस्ट कर लेगा जिसकी वह वसूली नहीं कर सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि जो टाइम बार्ड हो, फिर एक बार कंसेप्ट में लिमिटेशन एक्ट का कंसेप्ट बनाइए कि जो परिसीमा अधिनियम होता है, परिसीमा एक्ट है, वह राइट को प्रभावित नहीं करता, रेमडी पर प्रभाव डालता है, यानी कि अधिकार पर प्रभाव नहीं डालता। बी का अधिकार बना रहता है लेकिन उसका इन्फोर्समेंट क्या होगा, रुक जाएगा, इसीलिए नियम बनाया गया। तो आपका ये हो गया 60। इसके बाद 61 आ जाइए, जहाँ की दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनियोग नहीं करता, वहाँ कौन सा ऋण चुकाया हुआ माना जाएगा। ये कूलर बंद करिए, क्योंकि बाहर मौसम काफ़ी गर्म है, गर्म हवा खींचेगा। इससे अच्छा है कि एक कूलर बंद रखे भाई। देखिए आपका दोनों में से कोई नहीं कह पा रहा है कि हम किसको देंगे, किसको ऋण को लेंगे, तब क्या होगा, 61 से कवर होगा। देखिए जहाँ की दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनियोग नहीं करता, वहाँ संदाय समय क्रमानुसार ऋणों के उन्मोचन में आपका उपयोजित किया जाएगा, चाहे वसूली का समय बीत गया हो या न बीता हो।
तो बताइए, अब ध्यान से देखिए। ए बी को, इस उदाहरण पर आइए लास्ट में, ए बी को 3,000 रुपया देता है। ए कहीं नहीं कहता कि कौन सा ऋण मैं वापस कर रहा हूँ। बी भी 3,000 रुपया रख लेता है। अब समस्या ये आई, न तो ए कुछ बोला न बी, तो अब समस्या आएगी कि कौन सा ऋण चुकाया था ए। तो कानून कहता है कि न ए बोला न बी बोला, तो समय के पहले जो ऋण दिया गया था वही माना जाएगा। तो ए ने 3,000 दिया है, तो आपका 1 जनवरी वाला 1,000 हो गया खत्म, और दूसरी जनवरी वाला कितना आपका 2,000, बचा कितना तीसरी जनवरी वाला। ये कब नियम लागू होगा? जब दोनों आपका ये कहें कि न कहें, न कहें, यानी कि न तो ए ने कुछ बोला और न ही कुछ बी ने पैसा रख लिया, तो समय के अनुसार जो पहला ऋण होगा उसी में वह उधार क्या होगा, एडजस्ट, उसके अनुसार चलेगा। तो इसमें आपका अगला देखिए भाई, आपका 62, 63 अलग से बताई जाती हैं। 64 आ जाइए, इधर की धाराएं समाप्त हो। शून्यकरणीय संविदा के विखंडन का परिणाम ये बिहार में भी पूछा गया कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर विखंडित होता है तो धन की वापसी, लाभ की वापसी करानी पड़ेगी। सिद्धांत एक पूछा जाता है बिहार में, इक्विटी में जाकर साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। ये किस धारा में, लिख लीजिए बैरक पर ही। यानी कि जो इक्विटी चाहता है उसे इक्विटी को क्या करना चाहिए, फॉलो। यानी कि साम्य चाहने वाले को बिहार में पूछा गया था, थोड़ा लिख लीजिएगा बैरक पर ही। साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए, पालन। इसका पहले मतलब समझिए भाई। इसका मतलब ये हुआ कि अपना अधिकार आप मांगिए, लेकिन दूसरे का भी अधिकार देने के लिए तत्पर और क्या रहिए, तैयार। जैसे कि आपका क्लास में भी आप अपना अधिकार मांगिए कि सर पढ़ाइए, तो हमारा भी अधिकार देने के लिए तत्पर और तैयार रहिए, यानी कि कुछ शुल्क दीजिए ताकि हमारा भी काम क्या करता रहे, चलता रहे। यानी कि आप साम्य की मांग कर रहे हैं तो हमारे प्रति भी क्या करिए, साम्य बरतिए। साम्य में पारस्परिकता होती है, म्यूचुअलिटी होती है, दोनों तरफ से साम्य चलता है, एक तरफ से नहीं। यानी कि वादा तेरा वादा, ए ने बी से डिमांड किया है तो बी को भी, ए को भी चाहिए कि जो बी की डिमांड है उसे क्या करे, पूरा करे। तो आइए पकौड़ा जिलेबी पर उदाहरण देख लिया जाए। ए ने कहा है कि हे बी, मैं तुम्हें पकौड़ा खिलाऊंगा। बी ने कहा है कि जिलेबी, और वो भी दही के साथ और मक्खन मारकर। तो ऐसी दशा में पारस्परिकता मतलब एक व्यक्ति वचन, ए अब पकौड़ा खिला दिया और बी जिलेबी खिलाया ही नहीं। इसका मतलब कि जब आप पकौड़े की मांग कर रहे हैं तो जिलेबी भी खिलाने के लिए दही तत्पर और क्या रहिए, तैयार रहिए आपका। तो सेम उसी प्रकार आपका एक लाइन याद रखना है कि जब कोई शून्यकरणीय संविदा, अभी हम उदाहरण बताएंगे कानूनी, आपका 2-3 उदाहरण, शून्य न्यायालय घोषित कर देता है, तो जो व्यक्ति उस संविदा के तहत लाभ पाया था वह लाभ उससे क्या करवाया जाएगा, वापस। ये कौन सी धारा में है वाइडेबल, आपका वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपका 64 में खूब पूछा जाता है, सेक्शन गलत न हो। शून्यकरणीय रहे तो 64, और शून्य संविदा या शून्य करार रहे तो 65। एक लाइन याद रखिए, शून्यकरणीय दे दे तो कौन सी धारा, 64, सेम नियम शून्य में लागू होगा। संविदा शून्य हो जाए तो कौन सी धारा, 65। ये बिहार में दोनों पूछा गया है। बिहार तो एक धारा और आगे बढ़ गया था, 67 से पूछ लिया था, तो उसका क्या किया जाए, तो पढ़ाया जाएगा भाई, और क्या किया जाए। एक सेक्शन आगे बढ़ गया, अब इसमें फालतू पूछ लिया।
फिर एक बार देखिए, कब कोई संविदा शून्यकरणीय होती है, पहले ये आइए। तो शून्यकरणीय संविदा की परिभाषा कॉन्ट्रैक्ट में पिछली बार बिहार पूछा गया था। वाइडेबुल कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में दिया गया है परिभाषा? तो धारा 2 के किस खंड में? देखिए तो एक बार आई है, एक बार देख लीजिए भाई। सही है ना? 2I में है। अब पूछा गया था शून्यकरणीय संविदा का मतलब क्या? ऐसी संविदा जिसमें एक पक्षकार को विकल्प मिलता है, या तो वह संविदा को प्रवर्तित कराए या संविदा का खंडन कराए। दोनों को विकल्प नहीं है, कितने को हैं? तो एक देखा जाए, मान लीजिए एक लड़के ने लड़की से विवाह का संविदा किया, हुआ कि 1 जनवरी 2023 को नए साल में हम लोग विवाह के बंधन में बंधेंगे, और आप जैसे मित्रों और सहेलियों को क्या बुलाएंगे विवाह में, ताकि नागिन और मोरनी डांस क्या किया जाए, कर सके। मिठाई भी मिलेगी भाई, घबराइए ना भाई। आपका समय आएगा, बताया जाएगा, आपका मिठाई भी मिलेगी, लेकिन एक लेकिन भी लग जाता है। लेकिन मान लीजिए कि लड़की ने ही विवाह से इनकार कर दिया, और इनकार कर दिया आपका पहले ही, तो लड़के को, अब जब लड़की ने अपना वचन तोड़ दिया आपका समय के पहले ही, अब क्यों तोड़ा इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे भाई, ये हमारे बस की बाहर की बात है। अब किस कारण से तोड़ा वो हमारे बस की बात नहीं है, तो आप कारण खोदते रहिए, क्योंकि पढ़ाते समय हमारी भी एक सीमा है। उस सीमा का उल्लंघन मैं भी कभी नहीं करता, क्योंकि सीमा में रहना ही क्या माना जाता है अच्छा। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा की सीमा किस सेक्शन में दी गई आईपीसी में? 99। एक क्वेश्चन याद रखिए, प्राइवेट प्रतिरक्षा की सीमा की धारा में? 99 में। तो देखिए फिर एक बार बैक होइए, यानी कि हम बता ये रहे थे कि जहाँ एक पक्षकार को विकल्प हो, तो लड़के को विकल्प मिलेगा, या तो वह संविदा तोड़ दे, या 1 जनवरी 2023 तक इंतजार करे कि हो सकता है मान मनोवल से लड़की क्या हो, मान जाए। तो सेम उसी प्रकार अब याद रखिए, कानूनी भाषा में थोड़ा आइए इसी उदाहरण को। अगर किसी पक्षकार की सम्मति धारा 15 में कोर्सन द्वारा, यानी कि प्रपीड़न या धमकी द्वारा, या धारा 16 में असम्यक असर या अनड्यू अनड्यू इन्फ्लुएंस द्वारा, सेक्शन 17 में फ्रॉड या कपट द्वारा, सेक्शन से 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन मिथ्या व्यपदेशन, या 20, 21, 22 में भूल के उपबंधों के अधीन पाई गई है, तो यह संविदा क्या होती है? वाइडेबल। तो एक उदाहरण केवल बताया जाए जो बिहार में पिछली बार आया, गुरु चेले का। और यही उदाहरण पूछा भी गया था कि गुरु चेले का संबंध धारा 16 से आएगा। आइए देखा जाए भाई। और एक उदाहरण आपका गुरु चेले का एविडेंस की धारा 24 भी याद करके जाइएगा। एक बार एपीओ में आ चुका है, गलत ना हो मैं बताया था। तो दो उदाहरण इस पर सेट किया जाएगा। एक गुरु है, चेले से कहते हैं, चेले की इच्छा को दबा देते हैं, कुचल देते हैं, डोमिनेट कर देते हैं, और चेले का घोड़ा जो 1 लाख था, गुरु ने गुरुवाई किया और कितने में वो ले लिए? 1000। अब आप जैसे जो चेले थे, उस चेले को जाकर ब्रेन वॉश करने लगे, ब्रेन वॉश ये करने लगे, तो गुरु तो तुम्हारा गुरु घंटाल निकले। 1 लाख का घोड़ा तुम्हारा कितने में ले लिए? जाओ कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, अपना घोड़ा लो, नहीं तो गुरु कहीं बेचो देंगे तो घोड़ा भी हाथ से निकल जाएगा। तो चेला तीसरे दिन पहुंच गया कोर्ट, और कहा कि गुरु हमारी इच्छा को दबाकर घोड़ा लिए हैं, घोड़ा बेचने पर रोक लगाया जाए, इंजेक्शन जारी करके,
और हमारा घोड़ा क्या दिलवाया जाए वापस, तो अगर न्यायालय निर्णय देता है कि चेला गुरु चेले के घोड़ा वापस कर दें, तो चेला भी तो कुछ लिया था कि खाली दिया था दान में, कितना लिया था पैसा। तो क्या चेले को अपन माने जब चेला अपना हक मांग रहा है कि घोड़ा वापस किया जाए, तो चेले का भी तो दायित्व है कि जो गुरु से कितना लिया है 1,000, वह क्या करे, वापस करे कि ना करे, करे। तो यही तो हुआ कि साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए, अपना हक मांगिए लेकिन दूसरे का भी हक देने के लिए तत्पर और क्या रहिए, तैयार। तो अब शून्य संविदा में भी यही नियम लागू होगा, एक संविदा शून्य घोषित करा दिया जाए। अगर कोई करार शून्य पाया जाता है, जैसे 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28, 29, 30, 23 नहीं, करार शून्य पाया जाता है, अवैध नहीं था, या आपका अगर कोई संविदा शून्य पाई जाती है, तो करार तो 25 से 30 में आप कवर कर देंगे शून्य का, लेकिन संविदा शून्य आपका 56 में जाएगा। और आपका शून्य संविदा होती क्या है ये समझ देखिए भाई, आपका पहले वाइड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि संविदा सही थी, सब कुछ सही था, लेकिन आपका कुछ ऐसी परिस्थितियों में बदलाव आया कि संविदा का पालन संभव नहीं रहा। एक उदाहरण देखिए, इसमें भी आपका विवाह का उदाहरण मिलेगा, यानी कि ये विवाह का उदाहरण पता न क्यों किसी भी धारा में सेट हो जा रहा है, पीछा नहीं छोड़ेगा। लग रहा है कि जब तक एक दो बारात नहीं आदमी कर लेगा तब तक ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो भाई आपका पता ना क्यों पीछा नहीं छोड़ रहा। अभी और भी उदाहरण चलेंगे, लेकिन अब फास्ट बनाम नाइट का केस याद रखिएगा 39 में। ये नहीं कि केवल उदाहरण और हंसी मजाक नहीं, 39 में हम बताए थे विवाह के पूर्वकालिक संविदा भंग, कौन सा, फास्ट बनाम नाइट। फिर विवाह पर बैक हुई, ए ने एक गेस्ट हाउस वाले से करार किया कि हम 1 लाख दे रहे हैं, गेस्ट हाउस बुक हो गया, 31 दिसंबर को विवाह होगा ए और बी के बीच, और ए ने जाकर गेस्ट हाउस क्या कर दिया, बुक। तब तक 30 दिसंबर को गेस्ट हाउस में आग लग गई, और 30 दिसंबर को गेस्ट हाउस जलकर क्या हो गया, खाक। तो जो गेस्ट हाउस बुक कराया गया था, अब ये कर दिया मुकदमा गेस्ट हाउस वाले पर कि हजूर इन्होंने संविदा भंग की है। तो गेस्ट हाउस वाला कह रहा था कि हजूर हम क्या करें, सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु ही नष्ट हो गई, तो हम कहाँ इनको गेस्ट हाउस प्रोवाइड करा दें, आइए आए राख पर शादी करें। अब लड़का कह रहा था कि हम राख पर शादी करेंगे, इतने दिनों से फोनियौरा कर रहे हैं, इसीलिए व्यवस्था कर रहे हैं कि राख पर शादी करेंगे। तो ऐसी दशा में अब आप लोग बताइए संविदा सही थी कि नहीं गेस्ट हाउस और लड़के के बीच। लेकिन कुछ ऐसा परिस्थितियां बदली कि उस संविदा का पालन संभव, तो ऐसी संविदा अब करार शून्य नहीं, संविदा तक तो पहुंच ही गया था, ऐसी संविदा शून्य होगी, और गेस्ट हाउस वाले को जो एडवांस दिया गया था, जो पैसा, वह ए क्या करेगा, वसूलेगा, वापस कराना पड़ेगा। तो कौन सी धारा है ये, 64 की 65, तो 64 नहीं, अब कौन सी धारा, 65। अगर कोई करार शून्य पाया जाए या क्या पाया जाए, क्या हो जाए शून्य संविदा, तो शून्यकरणी के लिए कौन सी धारा में लाभ वापसी, 64 शून्य के लिए, करार की संविदा के दोनों मामलों में दोनों। अब अगला ये आपका 65 हो गया, 66 देखिए, शून्यकरणीय संविदा के विखंडन की संसूचना या प्रतिसंहरण की रीति। तो शून्यकरणीय संविदा का विखंडन उसी प्रकार और उन्हीं नियमों के अधीन संसूचित या रिवोक किया जा सकेगा जो प्रपोजल की संसूचना या प्रतिग्रहण को लागू होते हैं। तो आपका
फिर शून्यकरणी संविदा पर आ जाइए। मान लीजिए ए गुरु था, बी चेला था। चेला की इच्छा को दबाकर 1 लाख का घोड़ा आपका 1,000 में गुरु ने खरीद लिया। चेला संविदा भंग करना चाहता है तो गुरु को सूचना दे दे। तो जैसे प्रपोजल भंग होता है, तो प्रपोजल कैसे भंग होता है, तो चेला गुरु को सूचना दे दे, और जैसे ही गुरु के पास क्या पहुंच गई सूचना, वैसे ही आपका जो चेले का वचन था वो क्या हो गया माना जाएगा। शून्यकरणी संविदा को चेले ने क्या किया, रथ कोर्ट में जाकर अपना घोड़ा क्या करे, अब गुरु नहीं दे रहे हैं तो वापस भाई मांग करे कि गुरु को मैंने भेज दिया था कि आपने गुरुआई किया, हमारी इच्छा को क्या किया, डोमिनेट। हम ये नहीं मानते संविदा, हमारा घोड़ा वापस करिए और अपना 1,000 क्या करिए ले जाइए। 67 पालन के लिए युक्त स्वीकार्य वचनदाता को देने में वचन ग्रहीता की उपेक्षा का परिणाम क्या होगा, तो ये छोड़ दीजिएगा। अब 68 क्या बैक हो जाइए, समय समय हो गया क्या। तो आपका इधर जो धाराएं बची हैं अब आपका वो चला जाए। आपका देखिए कौन कौन बड़ी बड़ी धारा, 56 बचा है आपका। 56 में भी आपका असंभवता का सिद्धांत पूछा जाता है, टेलर बनाम कार्डवेल का केस, कई केस आते हैं। फिर आपका इधर बचा है 62 और 63। तो पहले कल 56 एक लेक्चर पूरा लग जाएगा, क्योंकि 56 में एक लेक्चर पूरा लग जाता है। उसके बाद 62-63 में एक लेक्चर 68 से 72 तक में, और एक लेक्चर 73 से, यानी कि मान के चले कि आपका 80% इस हफ्ता हो ही जाएगा। तो कल आपका तैयार करके एक बार आइए। 56 कई मॉडल से क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन निश्चित बनता है चाहे किसी भी राज्य में। तो चूंकि भाई 12:15 हो गया, अब बंद किया जाए क्लास, क्योंकि गर्मी भी है। तो कल भाई कांटेक्ट चलेगा आपका ये 56 धारा।